धन्यवाद प्रवीण जी। सचमुच एक अद्भुत चौपाल है जिसमें सब कवि गोपाल है और कृष्ण राधा के सानिध्य में ये जो काव्य महोत्सव आप आयोजित करते हैं वो एक नवांकुर के लिए, मध्यांकुर के लिए और वृद्धांकुर के लिए एक आशा का अंकुर है। और ये न जाने कितने ऐसे अनाभिज्ञ कवियों को आपके माध्यम से जनता से अवगत कराता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत से कवि ऐसे हैं कि जिनमें अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती है, लेकिन उनकी कलम जो है वो बहुत सशक्त होती है और बिना अभिव्यक्ति के अभाव में, संप्रेषण के अभाव में वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। सतमौला कवियों की चौपाल के माध्यम से आप ऐसे कवियों को उजागर करने की और जनता के सामने लाने की जो अद्भुत कोशिश कर रहे हैं, मैं उसके लिए सलाम करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये कवि जो होते हैं उनकी अवस्था पहलवान की तरह होती है कि जैसे अखाड़ा लगता है तो डफ बजने लगता है, तो पहलवान अपनी ही आप में ये सोचता है कि मुझे कब बुलाया जाएगा। वैसे जब कोई मंच सजता है तो हर कवि की ये इच्छा होती है कि उस पर मुझे अभिव्यक्ति का मौका कब मिले, और ये एक अच्छा मंच आपने इस बहाने उनको उपलब्ध कराया है। और जो एक निरंतरता आपने इस परंपरा में निभाई है वो तो बहुत ही प्रशंसनीय है, और मैं कहूँगा कि न केवल प्रशंसनीय है बल्कि आदर्श की भी द्योतक है, क्योंकि इतने लंबे अरसे से हजारों कवियों को इस प्रकार मंच देना और उसमें निरंतरता बनाए रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये प्रवीण जी जैसे प्रवीण व्यक्ति ही कर सकते हैं और उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। इसके पहले भी मैं एक बार आपके इस एक एपिसोड में आया था और तब भी मैंने कवियों को सुना था कि जो कविताएं प्रायः पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ने को मिलती है, या जो कविताएं हमें शोध के किसी प्रबंध में नहीं दिखाई देती है, या जिस कविता पर कभी आलोचना और समीक्षा करने का सौभाग्य हमें नहीं मिलता है, ऐसी अद्भुत कविता इस सतमौला कवियों की चौपाल के माध्यम से जब सुनने को मिलती है तब हमें लगता है कि हम अभी भी कितने अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, और कविता का ये सागर कितना भरा हुआ है। कभी लगता है कि कविता की बाधा होवे वे कृष्ण हरम राधा होवे। वैसे यहाँ कवियों की चौपाल को देखने के बाद हर कवि कविता को बाधा होता है और वो कृष्ण और कविता राधा होती है। मैं इस परंपरा के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका ये परंपरा नित्य इस तरह से निरंतर बनी रहे और उसमें आपकी निरंतरता बनी रहे। सामान्य से सामान्य कवि भी आपके इस चौपाल के माध्यम से हमारे जनता के सम्मुख आए और आज के इस तनाव भरे ज़िंदगी में तनाव को मुक्त करने के लिए मुझे लगता है कि कविता दवाई से भी ज़्यादा काम करती है। जहाँ दवाइयाँ जो असर एक स्थिति के बाद कर नहीं पाती, वो असर का दवाइयाँ कभी एक्सपायर हो जाती है या कभी बार बार लेने से उसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन कविता एक ऐसी दवा है कि जो न कभी एक्सपायर होती है और ना ही उसका कभी असर कम होता है। उल्टा वो जब जब भी सुनी जाती है कुछ उसमें से कुछ न कुछ नए अर्थ निकाले जाते हैं। ज्ञानेश्वर ने 12वीं शताब्दी में लिखा ज्ञानेश्वरी, लेकिन आज भी जब हम पढ़ते हैं तो नित्य उसमें नया कुछ न कुछ पाते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस लिखा, लेकिन कितनी सदियाँ हो गई, आज भी जब हम उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ न कुछ नया पाते हैं। और शायद इसीलिए उनको कालजयी कवि की उपमा हमने दी कि हर काल में वो प्रासंगिक है, हर काल में उससे कुछ नए नए अर्थ जो है वो उभरते हैं। मैं इस आयोजन के लिए, और आज
तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूँ कि दीपक जी जैसे हास्य कवि को, और गंभीर कवि, आपने उनको हास्य कवि कहा लेकिन मुझे तो बहुत गंभीर कवि लगे और असरदार कवि लगे, और जीवन के इस गहन फिलॉसफी को इतने सहज सरल शब्दों में अभिव्यक्त करना, इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। मैं दीपक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरा अपना भाग्य मानता हूँ कि आज इस आपका सानिध्य मुझे मिला और आपके कार्यक्रम में मुझे भी सहभागिता देने का अवसर। सुनील जी, हम आपका आना पूर्ण तब होगा जी। आप केंद्रीय हिंदी संस्थान के आप निदेशक तो हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के भी, लेकिन आप मूलतः आप भारतीय भाषा के भी कवि हैं। जी जी। हम आपसे 2 कविता सुनना चाहते हैं, एक हिंदी में और एक मराठी में। जरूर, आपकी अपेक्षा जरूर पूरी होगी। मैं मूलतः बचपन से काव्य प्रतियोगिता में सहभागी होता रहा हूँ। कुछ मराठी में भी लिखा है, 1-2 काव्य संकलन मराठी में आए हैं। हिंदी में अभी स्वतंत्र रूप से काव्य संकलन आया नहीं, लेकिन 4 काव्य संकलनों का मराठी हिंदी अनुवाद मैंने किया है, वो प्रकाशित हुए हैं। एक कविता की जो मैंने खुद मराठी में भी लिखी है और उसका हिंदी में अनुवाद भी मैंने ही किया है। कविता का शीर्षक है वैश्वीकरण, उसको मराठी में जागतिकीकरण कहा जाता है। तो पहले मैं हिंदी की पंक्ति पढ़ूंगा और फिर उसकी मराठी पंक्ति भी आपको बताऊंगा। कविता का शीर्षक है वैश्वीकरण। आजकल ये वैश्वीकरण की बह रही है धारा, अरे आजकल ये वैश्वीकरण की बह रही है धारा, और दिन ब दिन घट रहा है इंसानियत का नारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे आजकाल या जागतिकीकरणाचा वाहू लागला वारा, अरे आजकाल या जागतिकीकरणाचा वाहू लागला वारा, अन दिवस आटत आहे माणुसकीचा झरा। दिवस आटत आहे माणुसकीचा झरा, जिकडे तिकडे चोहीकडे हो बाजारवादच सारा, जिकडे तिकडे चोहीकडे हो बाजारवादच सारा, अन दिवस वाढत आहे यूज अँड थ्रोचा नारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिधर भी देखे उधर दिखे बाजारवाद ही सारा, अरे जिधर भी देखे उधर दिखे बाजारवाद ही सारा, और दिन ब दिन बढ़ रहा है यूज एंड थ्रो का नारा। दिन ब दिन बढ़ रहा है यूज एंड थ्रो का नारा। शहर शहर का हर मकान बन रहा है दुकान। इस ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, तो हर शहर का हर मकान बन रहा है दुकान, अन रोटी से भी डबल रोटी लग रही महान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शहरामधले प्रत्येक मकान बनू लागले दुकान। अरे शहरामधले प्रत्येक मकान बनू लागले दुकान, अन रोटी ऐवजी डबल रोटी वाटू लागली। बहुत अच्छा, बहुत। रोटी ऐवजी डबल रोटी वाटू लागली महान। घरात सगळ्या वस्तू आल्या तरी वाटू लागल्या कमी। अरे घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम। घरात सगळ्या वस्तू आल्या तरी वाटू लागल्या कमी, अन निरुपयोगी वृद्ध सारी चालली वृद्धाश्रमी।
और निरुपयोगी बूढ़े सारे जा रहे आश्रम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम, और निरुपयोगी बूढ़े सारे जा रहे आश्रम। पावसाच्या नयनाने वाढू लागला तान। उसी को हिंदी में लिखा कि बरसात के न आने पर बढ़ रहा है गम। जब लूट लिया साहूकारों ने तो किसान तोड़ रहा है दम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे पावसाच्या नयनाने वाढू लागला तान, आणि लुटले जेव्हा सावकारांनी शेतकरी सोडू लागला प्राण। जब लूट लिया साहूकारों ने तो किसान तोड़ रहा है दम। एम.ए. एम.फिल PhD झाले तरी वाटू लागले कमी। आहा। शिक्षा जगत का क्या हुआ कि जब एक समय ऐसा था कि स्नातक परास्नातक होने के बाद अपने आप नौकरी लग जाती थी, इवन दो नौकरी देने के लिए सरकार घर पर आती थी, लेकिन अब उसकी कोई सीमा नहीं रह गई। और इसीलिए लिखा गया कि एम.ए. एम.फिल PhD हुआ फिर भी लग रहा है कम, और सेट होकर नेट भी देकर नहीं मिल रहा वेतन। एम.ए. एम.फिल PhD झाले तरी वाटू लागले कमी, आणि ये सेट होऊन नेट देऊन नाही नोकरीची हमी। पहली से ही अंग्रेजी का फड़क रहा है निशान। अब पहली से ही अंग्रेजी का फड़क रहा है निशान, और मातृभाषा और संस्कृति का घट रहा प्रमाण। पहिली पासून इंग्रजीचे फडकू लागले निशान। अरे पहिली पासून इंग्रजीचे फडकू लागले निशान, आणि मातृभाषा आणि संस्कृतीचे घटू लागले प्रमाण। ये वैश्वीकरण की देन है, और इसीलिए ये वैश्वीकरण की कविता है।